हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रैक्टिस पेपर है मिड टर्म का क्लास 8 साइंस, उसका हम पार्ट बी करने वाले हैं और पार्ट सी करने वाले हैं। पार्ट जो सेक्शन ए है, पार्ट ए है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको कर सकते हो। और इस क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वही पैटर्न आपका फाइनल एग्ज़ाम का रहने वाला है, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप बहुत अच्छे से ज़रूर कीजिएगा और यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस अपने पेपर में देखने को भी मिल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो 12 क्वेश्चन है सेक्शन ए के, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों। अब हम करेंगे सेक्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रत्येक के लिए जीव का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो ये चित्र दिया गया है, इनके जीवों के नाम जो है ये लिखने हैं। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर ईच। तो ये क्या है, ये जो है राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रेड मोल्ड। तो बेटा कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आप इसको लिख सको। राइजोपस, ये क्या है, राइजोपस है। उसके बाद और ये क्या है, ब्रेड मोल्ड कहेंगे, राइजोपस कहेंगे, या और हिंदी में कहेंगे ब्रेड फफूंद। क्या कहेंगे, फफूंद कह सकते हैं, राइजोपस भी लिख सकते हैं, फफूंद। उसके बाद अब ये क्या है, ये है पैरामीशियम। क्या है बच्चों, ये पैरामीशियम। तो इसको हम लिख देंगे PARAMECIUM, पैरामीशियम। ओके, और ये हो जाएगा पैरामीशियम, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट, एक प्रतिजैविक का उदाहरण दीजिए तथा इसे उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाम भी बताइए। तो एक प्रतिजैविक का आपको उदाहरण देना है और उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाम बताना है। सो प्रतिजैविक का उदाहरण क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, तो बस यही आपको लिखना है, पेनिसिलिन। और जो है इसको पैदा करने वाला जो है वो क्या है, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम, ये हो जाएगा नोटेटम। यही आप हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है, पेनिसिलिन और पेनिसिलियम नोटेटम, ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे तो ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए है, बट वैसे जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, थर्ड है, अगर आपने बाज़ार से 1 लीटर दूध लिया है और उसे अपने घर पर पाश्चराइज करना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे। यू हैव टेकन 1 लीटर मिल्क फ्रॉम द मार्केट एंड नीड टू पाश्चराइज इट एट योर होम, हाउ विल यू डू इट। तो आप इसको कैसे करेंगे, ये आपको बताना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप स्टेप्स लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ पाश्चराइज मिल्क एट होम। इंग्लिश में दिया गया है और साथ में दिया गया है हिंदी में। बॉयल मिल्क एट 145 डिग्री फ़ारेनहाइट, मिल्क कंटेनर केप्ट इन अनदर बिग वेसल विद बॉयल वाटर। ठीक है, आपको एक जो दूध है उसको एक पात्र में भरकर उसको 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है उबालते हैं। नाउ कीप द कंटेनर ऑफ मिल्क एंड अनदर कंटेनर हैविंग आइस। अब आपको क्या करना है, अब दूध का जो पात्र है उसको बर्फ़ की में रखकर उसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक करना है। ठीक है, एंड नाउ कीप द मिल्क इन रेफ्रिजरेटर। और फिर इसको किस में रख देना है, उसको रेफ्रिजरेटर में रख देना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज़, गिव 2 एग्जाम्पल्स। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या हैं, 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं। So communicable disease, such microbial disease spread by polluted air, contaminated water and spoiled food। तो polluted air से, contaminated water से, spoiled food से ये जो डिजीज़ फैलती हैं उनको हम communicable disease कहते हैं। फॉर एग्जांपल है TB, कॉलरा, कॉमन कोल्ड, ये सारे एग्जांपल रहेंगे communicable disease के। और यू कैन से संक्रामक रोग जो एक दूसरे से फैलते हैं उनको कहते हैं, जैसे TB है, कॉलरा है, इन्फ्लुएंजा है। तो ये आप हिंदी और इंग्लिश में लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आप अपने घर में नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में रखते हो तो पाते हो कि कुछ दिन बाद ये ख़राब हो जाता है। इफ़ यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स एट योर होम देन यू फाइंड दैट आफ्टर सम डेज इट गेट्स स्पॉइल्ड, एक्सप्लेन व्हाई। तो देखिए, अचार में क्या होता है, अचार में अम्ल होते हैं जो धातु की संश्रित परत के साथ सुगमता से क्या कर जाते हैं, क्रिया कर जाते हैं, और इसलिए अचार खराब हो जाते हैं। लेमन पिकल प्रोड्यूस एसिड with react with corroded layer easily, thereby pickle spoiled।
क्वेश्चन नंबर 5 है, पहाड़ों की ऊंचाई पर कभी कभी लोगों के नाक से खून बहने की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्यों? एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन समटाइम द पीपल फेस अ प्रॉब्लम ऑफ नोज ब्लीडिंग, वाई? सो पहाड़ों पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. देयरफॉर एज वी गो हायर द प्रेशर विद इन द ब्लड वेसल्स एक्सीड द आउटसाइड प्रेशर. ठीक है, एंड दिस कॉज ब्लड वेसल्स टू रप्चर. उससे क्या हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं. ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है. ऊंचाई पर रक्त वाहिका में बाहर की तुलना में दाब अधिक हो जाता है, जिसके कारण उसका फटने का जो है रुधिर बहने लगता है और उसके फटना उसका कारण हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुकीले कील को कुंद की तुलना में लकड़ी में ठोकना आसान क्यों है? वाई इज ईजियर टू हैमर अ शार्प नेल इन टू वुड देन अ ब्लंट वन. कि जो ब्लंट होती है ना आगे से, उसको लकड़ी में आप नहीं ठोक सकते इतनी आसानी से, जबकि एक नुकीली कील को ठोक सकते हो. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन इट्स हेड. ठीक है, द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक. नुकीले भाग का क्षेत्रफल जो है वो कुंद भाग की तुलना में कम होता है और समान बल लगाकर उचित दाब मिलता है, जिससे कि कील आसानी से लकड़ी में धंस जाती है. क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वस्तु की गति की स्थिति को धक्का और खींचने दोनों द्वारा बदलने की स्थिति के 2 उदाहरण दीजिए. अथवा पतली पट्टियों की तुलना में चौड़ी पट्टियों वाले स्कूल बैग को उठाना सुविधाजनक क्यों है? ठीक है, तो फर्स्ट हम करेंगे किसी गिव टू एग्जांपल ऑफ सिचुएशन टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय बोथ पुश एंड पुल. सो इसमें ये एग्जाम्पल रहेंगे, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन बाय पुश एंड पुल. देखिए, स्ट्रिंग ऑन अ स्प्रिंग फिटेड, ठीक है, सीट हैंगिंग सीट, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा कि स्प्रिंग लगी शीट पर बैठना, उसमें उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है. हैंगिंग वेट ऑन इलास्टिक बोर्ड, इलास्टिक जो कोर्ड है उसके ऊपर जो भार है वो लटका देना, वो नीचे आ जाता है, हटाओगे तो ऊपर चला जाएगा. नेक्स्ट है पुटिंग वेट ऑन मेटेलिक स्केल. मेटेलिक जो स्केल है उस पर अगर आप वेट रखते हो तो उसकी जो उसकी पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है. ठीक है, तो ये आपके तीनों एग्जाम्पल इसमें लिख दोगे. नेक्स्ट यही है, पतली पट्टियों की तुलना में चौड़ी पट्टियों वाले स्कूल बैग को उठाना सुविधाजनक क्यों है? वाई इट इज कंफर्टेबल टू लिफ्ट अ स्कूल बैग विद ब्रॉड स्ट्रैप्स देन थिन स्ट्रैप्स. सो इसका आंसर ये हो जाएगा, चौड़ी पट्टी के बैग का जो सतही क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है, इसलिए दाब कम लगता है. ब्रॉड स्ट्रैप्स प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया, सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बैग ऑन द शोल्डर इज लेस. ये इसका आंसर हो जाएगा कि क्षेत्रफल अधिक होने से दबाव कम लगता है, इसलिए उसको हम आसानी से उठा पाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, हम वायुमंडलीय दबाव के प्रभाव को क्यों महसूस करते हैं? वाई डू वी फील द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हमारे रुधिर में ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, जिसके कारण वायुमंडलीय दाब हमें क्या होता है, महसूस नहीं होता है. ठीक है, द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से इंग्लिश वाला लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आवर ब्लड इज स्लाइटली मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयरफॉर वी डोंट फील द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसलिए हमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो फील नहीं होता है. ठीक है, फॉर्मूला रहेगा, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. अब इसके अथवा में दिया गया है कि क्षेत्रफल को स्थिर रखते हुए बल को दुगना कर दिया जाता है, तो क्या प्रभाव होगा? अगर दबाव कैसे बदलेगा, अगर बल को स्थिर रखते हुए क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए, क्षेत्रफल को स्थिर रखते हुए बल को दोगुना कर दिया जाए, यानी एक बार तो बल को स्थिर रख रहे हैं और क्षेत्रफल जो है दुगना हो रहा है, एक बार क्षेत्रफल को स्थिर रख रहे हैं और बल को दुगना कर रहे हैं. इंग्लिश में दिया गया है, हाउ वुड प्रेशर चेंज इफ एरिया इज डबल कीपिंग फोर्स कांस्टेंट, और सेकंड है फोर्स इज डबल कीपिंग एरिया कांस्टेंट. तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, अगर फोर्स जो है वो हमारा कांस्टेंट है और एरिया को हम डबल कर रहे हैं, तो ये इसके किस में है, इसके रेसिप्रोकल में है, तो प्रेशर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा. अब सेकंड सिचुएशन में क्या है, प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया. अगर हमारा एरिया कांस्टेंट है, यानी ये हमने एज इट इज़ रख लिया और हमने फोर्स को डबल किया, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रेशर भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर?
तो हिंदी में भी यही रखेंगे। दाब जो है वो क्या है, बल अपॉन क्षेत्रफल। यदि बल स्थिर रहे तो क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए तो दाब घट जाएगा, और यदि क्षेत्रफल स्थिर रहे और बल को दोगुना कर दिया जाए तो जो दाब है वो क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको मैच करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो निमोनिया है वो किसके कारण होता है, निमोनिया होता है बैक्टीरिया के कारण। खांसी जो है, खांसी किसके कारण होगी, खांसी जो होती है वो भी बैक्टीरिया के कारण ही होती है, ठीक है। और एड्स जो है वो किसके कारण होता है, एड्स होता है वायरस के कारण। तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, निमोनिया बैक्टीरिया से होता है, खांसी भी बैक्टीरिया से होती है, और जो एड्स होता है वो वायरस से होता है। क्लियर। तो इन दोनों में बैक्टीरिया आएगा और इसके अंदर वायरस आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एल्यूमिनियम फॉयल का उपयोग जो है वो खाद्य पदार्थों को लपेटने में क्यों किया जाता है। वाई एल्यूमिनियम फॉयल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम। 1 बाय 1 हम करेंगे, इसमें आपको 4 सेक्शन दिए गए हैं। So aluminium foil has smooth shiny surface and reflect back heat radiation emitted by the food. shiny surface होता है और जो हीट होती है ना उसको जो है रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। एल्यूमिनियम फॉयल वो चमकदार सतह के लिए होती है जो गर्मा गर्म खाने को ऊष्मीय विकिरण को अंदर की ओर परावर्तित कर देर तक खाना जो है क्या रखती है, गर्म रखती है। अगला क्वेश्चन है, द्रवों को गर्म करने के लिए विसर्जन छड़ें धात्विक पदार्थों की बनी होती हैं, ऐसा क्यों। ठीक है। इमर्सन जो रोड होती हैं फॉर हीटिंग लिक्विड, दे आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। इसका रीज़न क्या होता है कि मेटल्स जो हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टू हीट अप द लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इमर्सन रोड, और उसको जो है हीटअप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वो क्या करती है, इमर्सन रोड से पास हो जाती है, इसलिए इमर्सन रोड का यूज़ किया जाता है। हिंदी में लिखेंगे धातुएं ऊष्मा की, ठीक है। धातुएं जो हैं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं, द्रव को गर्म करने के लिए अच्छे चालन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कॉपर है, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। दैट इज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर उसको डिस्प्लेस क्यों नहीं करता है, इसका आंसर रहेगा कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट। कॉपर कम रिएक्टिव होता है जिंक से, इसलिए वो उसको सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। हिंदी में लिखेंगे कॉपर की क्रियाशीलता जिंक से कम होती है, अतः जिंक को उसके लवण से विस्थापित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है, क्यों। दैट सोडियम एंड पोटेशियम दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन, वाई। So sodium and potassium they are high reactive metal and easily react with air and moisture. So to protect from contact of air and moisture, sodium potassium store in kerosene। तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो यहाँ से आप इंग्लिश में लिख लेंगे और यहाँ से हिंदी के बच्चे लिखेंगे सोडियम एंड पोटाशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं जो शीघ्रता से क्रिया कर लेती हैं। वायु के संपर्क से बचाने के लिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब यहाँ पे मैच दिया गया है, तो जो मैच है उसको हम कर लेंगे। तो देखिए कॉपर जो है, कॉपर क्या है, कॉपर से बनती हैं बिजली की तारें। यही चीज़ बेटा इंग्लिश मीडियम में भी रहेगी। कॉपर जो है इलेक्ट्रिसिटी वायर बनेगी। चांदी, चांदी से क्या बनते हैं, चांदी से बनते हैं आभूषण, तो इसका सी हो जाएगा। एंड उसके बाद है कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड हमारा एक क्षार है, ठीक है। क्या रहेगा, बेस रहेगा। इसमें दिया ही नहीं हुआ है ये। एंड HNO3 देखिए, HNO3 जो है ये क्या है, ये हमारा एसिड है, ये क्या है, एसिड है। एंड सल्फ़र क्या है, सल्फ़र एक अधातु है। और लोहा, लोहा कहाँ पे होता है, लोहा जो है हीमोग्लोबिन है। अब देखिए ये आधार दिया हुआ है बट ये आधार नहीं है, ये क्षार आएगा, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, एक क्षार होता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ठीक कर लें, इसको क्षार होता है ये। तो इस तरह से मैच कर देंगे। इंग्लिश मीडियम में देखिए ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। कॉपर जो है उससे इलेक्ट्रिक वायर बनती हैं। सिल्वर क्या है, सिल्वर से ज्वेलरी बनती है। कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस है। HNO3 एसिड है। सल्फर एक नॉन मेटल है। और आयरन जो है हीमोग्लोबिन बनता है। क्लियर, तो यहाँ से मैच कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में बल लगाने वाले एजेंट और उस वस्तु की पहचान करें जिस पर वह कार्य करता है। प्रत्येक स्थिति में बल के प्रभाव का उल्लेख भी करना है। तो नींबू का एक टुकड़ा उंगलियों के बीच निचोड़कर उसका रस जो है वो निकाल लें।
स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। तो इसमें फोर्स जो है वो किसके ऊपर अप्लाई किया गया है, यही आपको बताना है बस। तो फोर्स जो है किसके ऊपर लगा है, वो लगा है लेमन जो है लेमन पीस के ऊपर। तो इसमें बस ए का आंसर आपका हो जाएगा फोर्स ऑन लेमन पीस। ए का हो जाएगा फोर्स ऑन लेमन पीस। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे इसको फोर्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन लेमन पीस। ठीक है, दूसरे में क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। जब हमने टूथपेस्ट को ऐसे फोर्स किया तब टूथपेस्ट निकली है। और तीसरा है फोर्स अप्लाइड बाय हैंगिंग लोड। इसका हिंदी में लिख लेंगे उंगलियों द्वारा बल लगाकर नींबू के टुकड़े पर दाब उत्पन्न करना, टूथपेस्ट पर दाब लगाकर पेस्ट को निकालना और लटके बाहर द्वारा गुरुत्वीय बल का लगना। ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। एक बल के लगने के लिए कितनी वस्तुएं मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, ये आ जाएगा एक बल के लिए जो है कितनी वस्तुएं मौजूद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो कम से कम 2 वस्तुएं जो है होनी चाहिए। सो यहाँ से आंसर लिख देंगे एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट, यानी न्यूनतम 2 वस्तुएं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बी सेक्शन है। दो दोस्त हैं ए और बी, एक ही दिशा में एक बॉक्स पर 2 न्यूटन और 4 न्यूटन बल लगा रहे हैं। उनके द्वारा लगाया गया कुल बल कितना होगा, तो ये आपको बताना है। 2 फ्रेंड्स है ए एंड बी है, दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑन 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन ऑन अ बॉक्स ऑन द सेम डायरेक्शन, व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाइड बाय देम। एंड थर्ड भी देख लेते हैं, क्या घर्षण बल वायु में गतिमान वस्तुओं पर भी कार्य करता है, तो बिल्कुल कार्य करता है। डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द एयर। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं दोनों का। सो टोटल फोर्स इन द सेम डायरेक्शन फोर्स ए प्लस फोर्स बी, तो कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स जो है यहाँ पे हो जाएगा 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, यानी 6 न्यूटन यहाँ से आंसर हो जाएगा। एंड उससे आगे दिया गया है फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, तो बिल्कुल जो है उसके ऊपर फोर्स जो है वो लगता है। ठीक है, हिंदी में आप करेंगे एक ही दिशा में जो बल लग रहा है वो कितना है हमारा 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आएगा। ठीक है, 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, सो टोटल कितना बल हो जाएगा 6 न्यूटन। एंड घर्षण बल तथा प्रतिरोध हवा के अणुओं द्वारा एक जो है प्रमुख कारक है। तो और आप सिंपल भी लिख सकते हो कि इसके ऊपर जो फोर्स है वो लगता है एयर फोर्स। तो ये था बच्चों आपका सेक्शन बी। एंड थर्ड पार्ट में हम सेक्शन सी को करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। एंड आई होप आप सब बच्चों को ये समझ आया होगा और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।